हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होती है प्रोटीन फोल्डिंग? प्रोटीन की स्ट्रक्चर तो हमने क्लास में देख ही ली थी। हमने अल्फा हेलिक्स के बारे में देखा था, बीटा प्लेटेड शीट के बारे में देखा था, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी, 4 स्ट्रक्चर हमने देखी थी। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर हैं ये बनती कैसे हैं वो यहाँ पर देखते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्सरी स्ट्रक्चर बनती है और टर्सरी से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनती है। तो इस प्रकार से प्रोटीन क्या होती है, फोल्ड होती रहती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तो 4 तरह की हमारी स्ट्रक्चर्स हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। ठीक है, तो ये प्राइमरी हमने बात करी थी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। ये हम देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पर। तो ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर जो है चेन है, इसके अंदर डिफरेंट 20 अमीनो एसिड्स होंगे जो कि हमने बात करी थी। उनके बेसिस पे 2 प्रकार की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेंगी, या तो अल्फा हेलिक्स बन सकती है या फिर बीटा प्लेटेड शीट बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ से ही फोल्डिंग होना शुरू होती है। सबसे पहले असेंबली होगी अमीनो एसिड चेन की, बाद में यहाँ से फोल्डिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है। फिर इसकी और ज़्यादा फोल्डिंग होती है, मींस पैकिंग हो जाती है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर बनती है। और जब तो टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में इंटरेक्शन करती है तो उससे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। फोल्डिंग जो होती है वो प्रोटीन फोल्डिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट बनना, और फिर बाद में इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर से मिलके टर्सरी स्ट्रक्चर बनना, इसको हम पैकिंग बोलते हैं। तो प्रोटीन फोल्डिंग जो है वो बेसिकली यहाँ पर हम कहेंगे या जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है वही बनती है किसके द्वारा, फोल्डिंग के द्वारा। बाद में तो सिर्फ पैकिंग और इनका इंटरेक्शन आपस में होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है, लीनियर सीक्वेंस होता है। यहाँ पर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो है वो आपस में एक दूसरे से क्या चेन बना लेते हैं, और ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एक तरफ एन टर्मिनल होगा और एक तरफ यहाँ पे सी टर्मिनल होगा। उसके बाद में इस प्राइमरी स्ट्रक्चर से क्या बनेगा, फोल्डिंग के द्वारा, फोल्डिंग से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेंगी। तो यहाँ पर अब आती है हमारी प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग क्या होती है? तो प्रोटीन फोल्डिंग जो है ये एक प्रोसेस होती है जहाँ पर ये जो प्रक्रिया है पूरी प्रोटीन की, अमीनो एसिड सीक्वेंस से और अल्फा हेलिक्स बनना, बीटा प्लेटेड शीट बनना, ये जो है सेल के साइटोप्लाज्म में ये सारी प्रोसेस होती है। और यहाँ पर स्पेशल इंटरेक्शन इस प्राइमरी जो सीक्वेंस है उनमें आपस में अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या तो अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड शीट बनाएंगे। प्रोटीन फोल्डिंग में कुछ प्रोटीन्स काम आती है जिनको हम शैपरोन बोलते हैं। चैपरोन भी बोल सकते हैं या फिर शैपरोन इसका एकदम सही प्रोनाउंसिएशन है। तो ये जो सैपरोन जो है ये काम में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, मतलब कुछ प्रोटीन्स की फोल्डिंग में ये काम आते हैं शेपरॉन प्रोटीन्स, और कुछ में नहीं आते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग की जो प्रोसेस जो है ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है हमें पता है कि उसमें फ्री एनर्जी डेल्टा जी होती है,
और वो गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो वहाँ पर हमारी जो है प्रोटीन की फोल्डिंग में क्या काम आती है। ठीक है। तो जैसे कि ये कोई अनफोल्डेड प्रोटीन है और इसको फोल्डेड करना है, उसके अनफोल्डेड प्रोटीन को फोल्ड करने में भी शेपेरोन प्रोटीन्स यहाँ पर मदद करते हैं, या फिर शेपेरोन प्रोटीन्स कोई जो न्यूअली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स जो है उनके फोल्डिंग में भी काम आती है। ठीक है। प्रोटीन फोल्डिंग जो है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो डेल्टा जी के द्वारा आएगी। जो डेल्टा जी जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो यहाँ पर यूज होती है। तो यहाँ पर इस डायग्राम से हम देख सकते हैं, देखो कि एनर्जी जो है यहाँ पर, ये जो एरिया है यहाँ पर प्रोटीन जो है वो अनफोल्डेड है, और इस साइड में हम माने यहाँ पर फोल्ड हो रही है प्रोटीन, यहाँ पर फोल्डिंग हो चुकी है। ठीक है। इस फोल्डेड प्रोटीन और एक अनफोल्डेड प्रोटीन के बीच में एक स्टेज होती है जिसको हम मॉल्टन ग्लोब्यूल स्टेट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन जो है वो हम कह सकते हैं आधी फोल्डेड होती है, मतलब सेमी फोल्डेड प्रोटीन यहाँ पर होती है, और ये इस डायरेक्शन में मतलब रिवर्स भी जा सकते हैं, या फिर ये इस डायरेक्शन में आगे सीधे भी आ सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये फोल्डेड और अनफोल्डेड प्रोटीन्स काम करती हैं। तो ये तो हो गई हमारी फोल्डिंग। तो बीच की जो स्टेज मैंने आपको बताई वो कौन सी है? सेमी फोल्डेड स्टेट जो है, जिसको हम मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेट बोलते हैं। एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर एनर्जी जो है कम है। तो यहाँ पर जो गिव्स फ्री एनर्जी थी वो ज़्यादा थी, और धीरे धीरे ये नीचे जैसे फोल्डेड प्रोटीन हो जाएगी, गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, सारी एनर्जी यहाँ पर यूज हो जाती है। और जो प्रोटीन का साइज है वो इधर थोड़ा बड़ा होता है, एनर्जी जो है ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे फोल्डेड होती है तो यहाँ पर एनर्जी भी कम हो जाती है और प्रोटीन जो है एकदम पैक हो जाती है पूरी तरह से। इस डायग्राम से ये सभी चीज़ों को हम दर्शा सकते हैं। तो ये डायग्राम, अगर प्रोटीन फोल्डिंग आती है तो आपको ये डायग्राम बनाना है। तो अभी आपके एक टॉपिक है प्रोटीन फोल्डिंग डायनेमिक्स। वो पूरा टॉपिक जो है वो सिर्फ इस डायग्राम से हम यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। वो वाला पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं प्रोटीन फोल्डिंग डायनामिक्स। तो प्रोटीन फोल्डिंग डायनामिक्स का जो मतलब है यहाँ पे वो है कि जो प्रोटीन हमारी फोल्ड हो रही है वो एक प्रोटीन फोल्डिंग जो पूरी प्रोसेस है वो एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक मीन्स यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। जो पिछला जो मैंने आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया था ये वाला, इसकी बजाय आप ये वाला डायग्राम प्रेफर करना, ये थोड़ा क्लियर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई अनफोल्डेड प्रोटीन है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में ये अनफोल्डेड प्रोटीन है। तो ये जो अनफोल्डेड प्रोटीन जो है ये बाद में यहाँ पर आकर फोल्डेड हो गई है। ठीक है। नेटिव प्रोटीन, नेटिव का मतलब यहाँ पर होता है कि जो सेल होती है हमारी उसमें जो नेचुरल जो प्रोटीन जो पाई जाती है वो क्या होती है? फोल्डेड प्रोटीन रहती है। तो उसके लिए जो शब्द यूज करते हैं वो क्या है? नेटिव फोल्डेड प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन्स मीन्स जो फोल्डेड प्रोटीन होती है उसको ही हम नेटिव प्रोटीन बोलते हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एंट्रोपी जो है शुरू में ज़्यादा होती है,
देख सकते हैं इस डायग्राम से। और बाद में जहाँ पर यहाँ पर क्या है, फोल्डेड प्रोटीन जो है वो अनफोल्डेड है, ठीक है। और जब ये फोल्डेड हो जाती है तो एंट्रोपी आप देख सकते हो धीरे धीरे ये एंट्रोपी जो थी ये यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है। इधर नीचे जैसे नीचे नीचे आएंगे अपनी एंट्रोपी डेल्टा जी जो है वो कम हो रही है। और फ्री एनर्जी जो है वो भी यहाँ पे हाई थी और यहाँ पे क्या हो रही है, लो हो रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी में हम डिफरेंस देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि फोल्डेड प्रोटीन और अनफोल्डेड प्रोटीन के बीच में जो स्टेज होती है उसको हम मॉल्टन ग्लोब्यूल स्टेट बोलते हैं। यहाँ से प्रोटीन जो है वो दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, या तो ऐसे आ सकती है, ठीक है, या तो इधर आ सकती है, या फिर इधर से और ऊपर की तरफ जा सकती है, या फिर सीधे फोल्ड प्रोटीन का सीधा क्या हो सकता है, फोल्डिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कोई अनफोल्डेड प्रोटीन थी, ठीक है। और धीरे धीरे ये एक ट्रांजिशन रीजन है बीच वाला, यहाँ पर उसमें अल्फा हेलिक्स, यहाँ पर आप देखते हैं ये जो यहाँ पर ये जो एरो है ये बीटा प्लेटेड शीट के लिए है, और ये जो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है ये अल्फा हेलिक्स को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गई है। और कुछ समय बाद ये जो ट्रांजिशन जो बीच का फेज था जिसको हम मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेट बोलते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। प्रोटीन फोल्डेड भी हो सकती है और वापस से अनफोल्ड भी हो सकती है। तो जैसे ही प्रोटीन को लग गया कि हाँ नहीं उसको क्या होना है, फोल्ड होना है, तो इस रीजन को, इस एरिया को हम बोलेंगे डिस्क्रीट फोल्डिंग इंटरमीडिएट, डिस्क्रीट स्टेट बोलेंगे इसको हम। और ये वो स्टेट है जहाँ पर अब इसने डिटरमाइन कर लिया है प्रोटीन ने कि अब इसकी फोल्डिंग होगी ही होगी, और अंत में इसके बाद सीधा प्रोटीन का क्या हो जाएगा, इसकी फोल्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर अंत में ये जो डायग्राम है लास्ट वाला, ये हम देख सकते हैं किसका है, एक फोल्डेड प्रोटीन का डायग्राम है, ठीक है। तो फोल्डिंग, प्रोटीन फोल्डिंग का क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला डायग्राम ही आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी प्रोटीन फोल्डिंग की बात। तो प्रोटीन फोल्डिंग जो है इसके बारे में हम देखते हैं कि ये एक ऑल और नन प्रोसेस है, मतलब या तो प्रोटीन की फोल्डिंग होगी या फिर नहीं होगी। बीच की कोई स्टेज जो है वो मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेज है, ये एक परमानेंट स्टेज नहीं है। ये मैंने आपको बताया दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। तो प्रोटीन फोल्डिंग ऑल और नन के सिद्धांत पे करती है, या तो पूरी प्रोटीन फोल्डिंग होगी या फिर प्रोटीन की फोल्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो प्रोटीन फोल्डिंग के कुछ की फीचर देखे तो प्रोटीन फोल्डिंग जो है ये हमें पता है प्रोटीन जो है ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा बनती है। तो प्रोटीन की फोल्डिंग जो है वो ट्रांसलेशन के साथ ही शुरू हो जाती है। जैसे ही चैन अमीनो एसिड की बाहर निकलती है राइबोसोम से, वहीं से प्रोटीन की बीटा प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स जो है ये सब बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो प्रोटीन का, तो यहाँ पर जो मेन यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोटीन जब फोल्डिंग होती है तो इस प्रकार से, तो ये जो आउटर जो एरिया होगा प्रोटीन का, यहाँ पर जो अमीनो एसिड होंगे आउटर साइड पे, वो सारे कौन सा अमीनो एसिड होंगे भैया, मैंने आपको क्लास में बताया था, ये होंगे हाइड्रोफिलिक, क्योंकि सेल के अंदर क्या पाया जाता है, वाटर, और ये सोल्यूबल प्रोटीन है। तो चारों तरफ हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड इसके प्रोटीन के चारों तरफ मिलेंगे। और बीच का जो एरिया होता है ये अंदर का, इसको हम कोर एरिया बोलते हैं, कोर। और कोर के अंदर वो प्रोटीन होंगी, अमीनो एसिड होंगे सॉरी, जो कि कौन से होंगे, हाइड्रोफोबिक प्रोटीन होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना। तो प्रोटीन फोल्डिंग जो है वो इस प्रकार से होगी कि
हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड तो कोर में चले जाएंगे और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन के चारों तरफ रहेंगे। ठीक है, तो ये एक की फीचर होता है प्रोटीन फोल्डिंग का, जो कि यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो वो प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर काम आने वाली प्रोटीन जो है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर की जो प्रोटीन्स होती है उसमें ये जो बीच का एरिया होता है ट्रांस, इसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है ये भी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से ये जो कुछ प्रोटीन फोल्डिंग है, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स जो है इनकी फोल्डिंग होती है। ठीक है, अब हम आते हैं लेविंथल पैराडॉक्स। आपके एक टॉपिक है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको सिर्फ एक छोटी सी भाषा से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। हालांकि अगर इस पे कोई शॉर्ट नोट वगैरह आ जाता है तो मैं इसके कुछ पीपीटी के वो भेज दूंगा आपको, वो याद कर लेना आप। यहाँ पर सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ कि लेविंथल पैराडॉक्स क्या है। तो प्रोटीन फोल्डिंग जो है उसमें कई ये पार्ट है। लेविंथल पैराडॉक्स, ये एक साइंटिस्ट थे लेविंथल, उन्होंने बताया था। पैराडॉक्स का मतलब क्या है कि उन्होंने कुछ बताया कि कि ये कोई भी जो प्रोटीन है, चाहे उसमें उसमें अमीनो एसिड दो प्रोटीन लगा लो, जैसे कि भाई एक प्रोटीन 1 है और एक प्रोटीन 2 है, इसमें अमीनो एसिड जो है वो है 10,000 और इसमें अमीनो एसिड है 100। तो कौन सी प्रोटीन की फोल्डिंग में ज़्यादा समय लगेगा? 10,000 वाली में? नहीं, दोनों प्रोटीन जो हैं इनमें सेम समय, सेम टाइम लगेगा। बस वही ये बताना चाह रहे हैं कि प्रोटीन जो है इसकी फोल्डिंग में कुछ ही माइक्रो सेकंड्स का समय लगता है। उनके प्रोटीन की अमीनो एसिड की चैन, उसके साइज का कोई भी वहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये एक पैराडॉक्स है कि भाई कितनी भी बड़ी प्रोटीन हो, चाहे वो पृथ्वी के बराबर हो, लेकिन उसका जो प्रोटीन फोल्डिंग का जो समय है वो कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स का होता है। तो ये उन्होंने बात कही थी। इसको ही अपन लेविंथल पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा उन्होंने प्रोटीन डायनेमिक्स के ही पार्ट हैं, तो प्रोटीन डायनेमिक्स में 3 चीज़ें आ गई क्या? तो लेवेंथल पैराडॉक्स। दूसरी जो है प्रोटीन डायनेमिक्स में होती है क्यूमुलेटिव सिलेक्शन। कई बार क्या होता है कि जैसे सेल्स के अंदर प्रोटीन जो है, जो नेटिव प्रोटीन्स जो है, मीन्स जो नेचुरल पाई जाने वाली प्रोटीन्स, उनको क्या बोलते हैं हम? नेटिव प्रोटीन्स। तो ये जो नेटिव प्रोटीन्स जो हैं ये क्या हो जाती हैं, कुछ जैसे कि टेम्परेचर हाई हो जाए, पीएच ज़्यादा हो जाए, इन सब की वजह से ये नेटिव प्रोटीन्स जो हैं ये अनफोल्ड हो जाती है। इन अनफोल्डेड प्रोटीन को वापस से सही किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये मैंने आपको बताया था किसके द्वारा किया जाएगा? शैपरॉन के द्वारा किया जाएगा। तो प्रोटीन फोल्डिंग के डायनामिक्स में भी यही बताया कि पार्शियली करेक्ट, ये जो बीच की जो प्रोटीन थी ना, हमने बताया पार्शियली करेक्ट ट्रांजिशन रीजन वाली, ये जो प्रोटीन जो है ये इंटरमीडिएट प्रोटीन भी इनको हम बोलते हैं। तो इनकी वजह से प्रोटीन की फोल्डिंग जो है वो कुछ डिले हो सकती है, ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो अनफोल्डेड या पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन जो है ये, इनकी वजह से जो है
प्रोटीन फोल्डिंग, ये जब इसमें फोल्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो प्रोटीन फोल्डिंग जो है वो जल्दी हो जाती है, सॉरी, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। और ये प्रोटीन फोल्डिंग का जो समय है उसको काफ़ी बचा देते हैं, क्योंकि पार्शियली फोल्डेड ये ऑलरेडी हो चुकी है, सिर्फ इनको पैकिंग की ज़रूरत है। ठीक है। उसके अलावा डायनेमिक्स में तीसरा जो पॉइंट है वो है न्यूक्लिएशन कंडेंसेशन मॉडल। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कोई भी जो प्रोटीन फोल्डिंग होती है, यहाँ पर ये जो डायग्राम बता रहे हैं, कि भाई कोई भी प्रोटीन जो है शुरू में ही, जैसे कि ये अमीनो एसिड चेन है, तो जैसे ये ट्रांसलेशन इनका होगा तो ये जैसे ही वाटर के संपर्क में आएगी, जैसे हल्की हल्की अल्फा हेलिक्स बना लेंगे, थोड़ा इस प्रकार से बीटा प्लेटेड शीट बना लेंगे, तो ये इस प्रकार से लोकल इनकी जो प्रोटीन का जो पार्ट है, कुछ कुछ जैसे ये जो है ये पार्ट है, इसने अल्फा हेलिक्स थोड़ा सा पहले ही बना लिया, इसने बना लिया, इसने बीटा प्लेटेड शीट बना लिया, थोड़ी सी अल्फा हेलिक्स बना ली, फिर बीटा प्लेटेड, तो ये ऐसे लोकल रीजन जो है ये पार्शली फोल्डेड हो जाते हैं जैसे ही ट्रांसलेशन हो रहा होता है। तो जब प्रोटीन फोल्डिंग होती है तो ये थोड़ी थोड़ी फोल्डिंग इनकी पहले ही हो चुकी है, तो सिर्फ बाद में ये जो रीजन है ना, ये आपस में एक दूसरे को सिर्फ स्टेबलाइज का काम करते हैं। ठीक है। तो ये एक दूसरे से सिर्फ इंटरेक्शन करते हैं बाद में फोल्डिंग के दौरान, और ये काफ़ी प्रोटीन फोल्डिंग का काफ़ी समय भी जो है वो बचा देते हैं। ये यहाँ पर है, तो ये प्रोटीन फोल्डिंग डायनेमिक्स है। आपके अगर इस पे आ जाए तो ये डायग्राम वगैरह लिख के, मैंने जो सारी बातें बताई हैं वो आप लिख के, और यहाँ पे इस फोटो में जितना भी कुछ लिखा हुआ है, और ये 3 पॉइंट, लेवेंथल पैराडॉक्स, क्यूमुलेटिव सिलेक्शन और न्यूक्लियर कंडेंसेशन मॉडल, इन तीनों को और ये जो डायग्राम है ये वाले सब बना के, और आप इसको अच्छी तरह से कम 2-2.5 पेज आराम से भर सकते हो, इतना ही आएगा ये। ठीक है। तो ये प्रोटीन फोल्डिंग हो गई कि किस प्रकार से प्रोटीन फोल्डिंग होती है, हमने देखा। अब हम देखते हैं कि भाई प्रोटीन जो है वो फोल्ड हो रही है क्यों, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी तो होगा, क्या चाहिए उसको प्रोटीन फोल्डिंग के लिए। तो प्रोटीन फोल्डिंग जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो एक इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट का। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड तो पानी से वो संपर्क कर सकते हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक जो है वो पानी से संपर्क नहीं कर सकते, वो पानी से दूर भागेंगे। जैसे कि जितने भी नॉन पोलर अमीनो एसिड है, ल्यूसीन, लाइसिन, एलानिन, ग्लाइसिन, सब सारे क्या है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है। और ये जब प्रोटीन फोल्डिंग होंगे तो ये प्रोटीन के बीच कोर एरिया में जाएंगे, मैंने आपको बताया था। जैसे ये कोई अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, इसमें ये हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड है एक रेड वाले, और ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है। जब ये एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, मीन्स ये अभी क्या है, अनफोल्डेड प्रोटीन है, और जब इसकी फोल्डिंग होगी तो इस प्रकार से होगी ये, तो इसमें बीच का एक कोर एरिया होगा, मैंने आपको बताया था, इसको तो अपन कोर बोलेंगे। तो ये जो कोर है ये तो हाइड्रोफोबिक रहेगा, और बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड जो है वो इस प्रकार से इसकी फोल्डिंग होती है। तो ये जो इफेक्ट है कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड बीच में चले जाते हैं और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड चारों तरफ रहते हैं, इसको ही हम हाइड्रोफोबिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो इस हाइड्रोफोबिक इफेक्ट के कारण ही प्रोटीन जो है वो अपनी नेटिव स्ट्रक्चर जो है वो प्राप्त करती है। मैंने बताया ना, नेटिव जो नेचुरली जो पाई जाती है, ये जो डायग्राम है, फोल्डेड प्रोटीन जो है ये एक नेटिव प्रोटीन का यहाँ पर ये डायग्राम होता है, जहाँ पर हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड चारों तरफ होंगे और हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड इसके बीच में होंगे, इसको ही अपन हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड बोलते हैं। ये जो इस डायग्राम से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक इफेक्ट क्या होता है, तो वाटर जो है वो
वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन के चारों तरफ एक शेल बना लेते हैं इस प्रकार से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के और घेर लेते हैं पूरी प्रोटीन को, जिससे कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है वो दूर भगे और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड इनसे क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की हम देखते हैं तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट दो प्रकार की होती है, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था। अल्फा हेलिक्स कितने क्या होता है अपन देख चुके हैं, आप वीडियो पॉज करके डायग्राम कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, इसलिए दिखा रहा हूँ मैं। अब हम आते हैं प्रोटीन में इन अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट के अलावा कुछ टर्न और लूप्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये टर्न और लूप्स जैसे कि कोई प्रोटीन है जब उसकी फोल्डिंग होती है तो जैसे ये उसका एन टर्मिनल है, ठीक है, और यहाँ से इसने अल्फा हेलिक्स बना लिया, फिर कुछ रीजन छूट के ये क्या बना लेगा, एक बीटा प्लेटेड शीट बन। तो यहाँ पर ये जो इस बीटा प्लेटेड शीट के बीच में और इस अल्फा हेलिक्स के बीच में ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, लूप, या फिर इसको हम टर्न भी बोलते हैं। ठीक है, ये लूप और टर्न जो है ये ज़्यादातर यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर प्रोलीन अमीनो एसिड जो है वो पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि प्रोलीन एक साइक्लिक अमीनो एसिड है, यहाँ पर साइड चेन जो है वो नहीं होती है इनमें। तो ये बीटा प्लीटेड शीट और अल्फा हेलिक्स वो मीन्स क्या, कनेक्ट करने का ही काम करते हैं, लूप्स। ठीक है, इस प्रकार के लूप्स और टर्न भी इनको हम बोलते हैं। ये मोस्टली जो है हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड के शीट में जैसे इनकी जो है ये यहाँ से और यहाँ तक जो है ये 4 से 5 अमीनो एसिड मिलके जो है ये लूप और टर्न बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम यहाँ पर इसके होते हैं। तो प्रोटीन फोल्डिंग हमने देखी, अब हम देखते हैं प्रोटीन पैकिंग, जो कि वही होती है। प्रोटीन पैकिंग जो है, पैकिंग का मतलब है कि अब प्राइमरी स्ट्रक्चर से अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट बन चुकी हैं और अब उनकी क्या होगी, पैकिंग होगी। ये जो प्रोसेस है ये भी साइटोसोल में ही प्रोसेस कंप्लीट होती है। प्रोटीन पैकिंग जो है इसमें भी वही यही डायग्राम काम आएगा, बीच की स्टेट होगी मोल्टन ग्लोबिन और फिर और अंत में अपनी नेटिव स्ट्रक्चर प्राप्त करेंगे। प्रोटीन पैकिंग जो है ये ऑटोमेटिक भी हो सकती है और कुछ शेपरॉन प्रोटीन्स भी यहाँ पर काम आती हैं। ठीक है, मोल्टन ग्लोबिन स्टेट भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है और यहाँ पर एनर्जी भी हमें चाहिए। और प्रोटीन की पैकिंग से हमें कौन सी स्ट्रक्चर मिलेगी भैया, टर्सरी स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त होंगी। मीन्स यहाँ पर अपन डायग्राम देख सकते हैं, अमीनो एसिड की ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अल्फा हेलिक्स बन चुके हैं, बीटा प्लेटेड शीट बन चुके हैं, और अंत में ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट इनका आपस में इंटरेक्शन हो रहा है और इससे अपने को टर्सरी स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है, इसको ही अपन प्रोटीन पैकिंग बोलेंगे। अब अपन बात कर रहे थे अभी तक कि भाई प्रोटीन में शेपेरोन शेपेरोन काम आता है, वो क्या होता है। तो प्रोटीन फोल्डिंग में शेपेरोन जो काम आता है वो शेपेरोन एक, अच्छा यहाँ पर आपको दो चीज़ों से और आप करना है। एक तो आपको दो मतलब है, तो शेपेरोन और एक होती है शेपेरोनिन, ये दोनों अलग अलग है। शेपेरोन जो है ये एक अलग प्रोटीन है और शेपेरोनिन इसका ही एक पार्ट होता है। यहाँ पर जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये एक शेपेरोनिन का है। शेपेरोन की बात करें तो सेल्स में HSP70 हीट शॉक प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं जो कि प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करती है, उनको हम शेपेरोन बोलेंगे। और शेपेरोनिन यहाँ पर ये एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है GROEL और ES, उसको हम शेपेरोनिन बोलते हैं।
तो ये एक तरह से इस डब्बे नुमा ये स्ट्रक्चर होती है, होलो सिलेंडर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें ये नीचे सिलेंडर है और इसके ऊपर एक कैप होती है। तो यहाँ पर प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन को इस कैप को हटा के इसके अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पर अंदर इसके अंदर इसकी प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। यहाँ पर कुछ इनके अंदर इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, स्ट्रक्चर कॉन्फॉर्मेशन पाया जाता है कि प्रोटीन की क्या करवा देते हैं, फोल्डिंग करवा देते हैं। यहाँ पर इसके अंदर हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। जिससे क्या होगा, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक जो अमीनो एसिड वो तो इंटरेक्शन करेंगे और हाइड्रोफोबिक जो है वो बीच में चले जाएंगे कोर प्रोटीन में और वो फोल्डेड हो जाएगी। और वापस से कैप हटा के ये आउट हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पे तो ये इन हो रहा है, प्रोटीन जा रही है, यहाँ पे फोल्डिंग हो रही है और बाद में ये आउट हो जाएगी। ये इसका काम होता है। इसको हम GROEL या ES भी बोलते हैं। इसमें ये होलो सिलेंडर जो है ये EL होता है और कैप जो है ये ES होती है। बस यही सेपरोनिन है। तो आ जाए तो आपको ये बनाना है। अब आते हैं हम टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर जो है ये एक लीनियर तो नहीं होती क्योंकि अभी फोल्डेड हो चुकी है, और 3D स्ट्रक्चर ये होती है। यहाँ पर ये जो 3D स्ट्रक्चर होती है और ये अमीनो एसिड्स जो है यहाँ पर अपन बीच में चले गए। यहाँ पर कुछ बॉन्ड्स जो हैं वो यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो अमीनो एसिड की साइड चेन है इनमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन पाया जाएगा। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड की बैकबोन है जो अमीनो एसिड की बनी होती है इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड बैकबोन। यहाँ पर अमीनो एसिड की साइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा और जो सिस्टीन और मैथियोनिन है उनका आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अमीनो एसिड की आर साइड चेन्स जो होती हैं उनमें हमें आयनिक बॉन्ड देखने, तो हमें यहाँ पर देखो आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। तो ये सारे बॉन्ड हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं 3D स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो भाई जैसे ही 3D स्ट्रक्चर बन गई तो वहाँ पर कुछ चीज़ें और बनती हैं, जैसे कि फोल्ड बनता है, डोमेन बनता है, मोटिव्स वहाँ पर काम आते हैं। तो फोल्ड, डोमेन और मोटिव्स क्या होते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में ये सारे बॉन्ड काम आते हैं, आप इनके बारे में देख सकते हो। प्रोटीन और फोल्ड के बारे में अपन देखेंगे। अंत में आती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि भाई जब दो थ्री टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में जुड़ती हैं, जैसे ये एक प्रोटीन है टर्सरी स्ट्रक्चर और ये एक प्रोटीन है, तो यहाँ पर ये चार टर्सरी स्ट्रक्चर का आपस में जब इनका आपस में इंटरेक्शन हो जाए तो ये क्या बना लेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना लेंगे। इनके बीच में भी ये सारे बॉन्ड जो है ना, कौन से, ये हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, साल्ट ब्रिज, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड इनके बीच में भी हमें देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं मोटिव्स एंड डोमेन्स। तो जब प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही होती है तो कुछ स्ट्रक्चर्स बनती हैं जो कि 3D स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलेंगी, वो होते हैं मोटिव्स एंड डोमेन। मोटिव्स क्या होता है, तो हम बात करें मोटिव्स की तो इनको मोटिव्स को हम सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी हम इनको बोलते हैं। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं कि भाई इनमें जैसे कि एक अल्फा हेलिक्स है, फिर लूप, फिर बीटा प्लीटेड शीट और फिर इसके बाद में क्या होता है, इस प्रकार के जब छोटे छोटे, और या फिर हम कहें अल्फा हेलिक्स ये, या फिर हम कहें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट, या फिर हम कहें अल्फा हेलिक्स और लूप और फिर एक अल्फा हेलिक्स, फिर एक अल्फा हेलिक्स, 3 अल्फा हेलिक्स बन गए। तो ये इस प्रकार की छोटी छोटी जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में मिलती हैं तो ये सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इनको ही हम मोटिव कहते हैं।
ठीक है, तो मोटिफ्स जो है ये कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई संरचना होती है, जैसे कि हेलिक्स, फिर लूप, फिर हेलिक्स, ये इनके एग्जाम्पल हैं। और ये इस प्रकार से जब 2 या 3 सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलके आपस में छोटे छोटे रीजन बना लेती हैं प्रोटीन के अंदर, उनको ही हम मोटिफ्स बोलते हैं। ये मोटिफ्स जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, फंक्शनल काम करते हैं। जैसे कि कई प्रोटीन में डीएनए बाइंडिंग मोटिफ्स पाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये डीएनए के साथ जब प्रोटीन का इंटरेक्शन होगा तो ये अल्फा इस प्रकार के जो मोटिव्स हैं वो यहाँ पर हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर आता है डोमेन। डोमेन जो है ये मोटिव से मिलके ही बनते हैं और ये फंक्शनल पार्ट होते हैं प्रोटीन का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डोमेन जो है ये कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक स्पीसीज का डोमेन, एक प्रोटीन का और दूसरी प्रोटीन का एक डोमेन आपस में कंजर्व होते हैं, इनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं क्योंकि फंक्शनल जो है इनका काम भी सेम होता है, तो ये काफ़ी समानताएं आपस में दर्शाते हैं। तो इवोल्यूशनरी नज़रिए से देखे जाए तो काफ़ी दो स्पीसीज के बीच में हम इंटरेक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने के लिए इन डोमेन्स का हम यूज कर सकते हैं। तो हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो डोमेन जो है, जैसे कि ये कोई प्रोटीन है, टर्सरी स्ट्रक्चर है और इसका एक पार्ट यहाँ से अलग हो गया और फिर ये यहाँ से इसने एक अलग स्ट्रक्चर बना। ठीक है, तो यहाँ पर एक डोमेन ये हो गया और एक डोमेन ये हो गया, तो यहाँ पर 2 डोमेन हो गए। ये प्रोटीन का जो है ये इसका काम अलग होगा और इसका काम जो है वो अलग होगा। तो समझ में आया? तो डोमेन क्या होते हैं? डोमेन जो है इसकी परिभाषा हम देखें तो इंडिपेंडेंट फोल्ड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये इस प्रोटीन के देख लो इस पार्ट से अलग है, डिपेंड नहीं है इस वाले पे है और ये काम भी अलग कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट फोल्ड को प्रोटीन है, इनको ही हम क्या कहेंगे? डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो एक प्रोटीन में एक से ज़्यादा डोमेन पाए जाते हैं और इनका क्या है, काम भी अलग अलग होता है। कुछ सुपर सेकेंडरी मोटिव्स के एग्जांपल यहाँ पर दिए गए, जैसे बीटा, अल्फा, बीटा। ये यहाँ पर चार बीटा प्लेटेड शीट आपस में मिलके ग्रीक की मोटिव बना लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बीटा शीट मिलके बीटा मींडर मोटिव बना लेते हैं और बीटा शीट मिलके यहाँ पर बीटा बैरल भी बना लेते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। ये डोमेन मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन वो होती है जो कि एकदम राउंडेड प्रोटीन हो, चारों तरफ इसके साइड में हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड हो और बीच में कौन से अमीनो एसिड हो गए? हाइड्रोफोबिक। तो इस प्रकार की जो प्रोटीन होगी जो कि वाटर में क्या होगी? सोल्यूबल होगी, उसको ही हम क्या कहेंगे? ग्लोबुलर प्रोटीन बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल जो है मायोग्लोबिन वगैरह होते हैं जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। फाइब्रस प्रोटीन जो है ये सारे जो है हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से मिलके बनती हैं और ये वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं और ये जितने भी शरीर में स्ट्रक्चर जो होती हैं, जैसे कि कोलाजन, अल्फा केराटिन और ये सब जो स्ट्रक्चर होती हैं जो कि हार्ड होती हैं, वो सारी जो है इनके द्वारा बनती है। तो ये फाइब्रस प्रोटीन होती है। रामाचंद्रन प्लॉट अलग वीडियो में